बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर एंड वी आर बैक विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड विद नन अदर देन मिस्टर मियारी अदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, रिसेंटली अभी हमने एक रेप पे वीडियो बनाई विच हैज़ बीन स्प्रेड लाइक अ फायर इन द जंगल एंड इट्स बीन वायरल बोथ इन पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली इन इंडिया। और सरप्राइजिंगली एक अच्छा पॉइंट भी आया है कि अपेरेंटली कराची के अंदर पाकिस्तान के अंदर पहला मैरिटल रेप का केस रिपोर्ट हो गया। रिपोर्ट इन अ सेंस के एडिशनल सेशन जज साहब ने 3 साल के रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दी एक बंदे को हु हैज़ एलिजिडली सोडोमाइज्ड हिज वाइफ और 3 साल की सज़ा हो गई। अभी हम रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व होगी, तो वीडियो के एक हफ्ते के अंदर हो भी गई है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? विशाल साहब, मैंने जब वो न्यूज़ देखी ना, और वन ऑफ योर फैंस फ्रॉम योर चैनल थ्रू आपको डीएम की कि जी आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस नहीं है मैरिटल रेप के ऊपर, और ये देखें कि द न्यूज़ के अंदर ये एक आर्टिकल छपा है कि पाकिस्तान का पहला केस हुआ है जिसके अंदर ये मैरिटल रेप के अंदर हस्बैंड को सज़ा हुई। अच्छा, जब आप पढ़ते हैं, जब आप चीज़ें देखते हैं, तो फैक्ट्स के ऊपर जो ना आपका कंट्रोल बहुत होना चाहिए। तो मैंने जब इस केस को देखा, इसकी बाकायदा मैंने कराची से जजमेंट मंगवाई, और जब देखा तो ये पनिशमेंट हस्बैंड को दी गई है सेक्शन 377 के अंदर, विच डील्स विद द अननेचुरल ऑफेंसेस। अच्छा, जब आप अननेचुरल ऑफेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कैटेगराइज करता जाऊँ आपको कि देयर इज़ अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अ रेप एंड अ अननेचुरल ऑफेंस। और ये जो भी न्यूज़ के अंदर खबर वगैरह इन्होंने चलाई, तो वो टू अट्रैक्ट द ऑडियंस और टू मेक इट मोर ग्लूमी एंड ग्लिटरी, इन्होंने कहा जी पाकिस्तान का पहला मैरिटल रेप। जबकि दर हकीकत लीगलिस्टिक पोजीशन देखी जाए तो ये हरगिज़ भी मैरिटल रेप का केस नहीं है। अच्छा, कैसे? क्योंकि जब आप मैरिटल रेप की बात करेंगे तो आपके पास पाकिस्तान के लॉ के अंदर जो रूम अवेलेबल है, दैट इज ओनली एंड ओनली सेक्शन 375 सेकेंडली अगेंस्ट बीज विल। और इसके ऊपर हम बहुत डिलिबरेट कर चुके हैं अपनी वीडियो के अंदर, ये उसका लिंक भी आपके पास आ जाएगा अगर किसी ने नहीं देखी। लेट्स कम टू द पॉइंट कि जहां एक एडिशनल सेशन जज ने हस्बैंड को कार्नल इंटरकोर्स के एलिगेशंस के ऊपर वाइफ की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई और उसके ऊपर 3 साल की सजा की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये देखने वाली है, ये है क्या? सेक्शन 377 बात करता है कार्नल इंटरकोर्स की, जिसको अंग्रेजी जुबान में सॉडमी भी कहा जा सकता है। लीगलिस्टिक वर्ड अगर देखा जाए तो सेक्शन 377 में इट्स अननेचुरल ऑफेंस। So section 377 कहता है whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of the nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment, so on and so forth. So the victims under the law of 377 are, it can be a man, it can be a woman, it can be animal. okay. And that's what a wife has put an allegation against her husband कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ कार्नल इंटरकोर्स करता था और ये मेरा रेप करता था। अच्छा, जब आप इस जजमेंट को देखते हैं तो एक चीज आपको ये देखनी पड़ेगी, सेक्शन 377 क्या बात करता है? ठीक है। सेक्शन 77 कहता है whoever voluntarily, so meaning thereby a person who is involved in such act with a person who is subjected to such act, they are doing it voluntarily. If it's not voluntarily, then a person who is subjected to such act becomes a victim, and when it becomes the victim, then the case falls within the category of a rape. बिल्कुल ठीक है। So additional session judge convicting a husband
for an act which by law is catered voluntarily, whereas wife is putting an allegation that it was against her will, it was against her consent, then the FIR should have been lodged under section 375. क्योंकि अननेचुरल ऑफेंस के लिए, कार्नल इंटरकोर्स के लिए, सॉडमी के लिए आपके पास जो रूम अवेलेबल है दैट इज वॉलंटरली. अच्छा, जब वॉलंटरली की बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि जहां पे भी अननेचुरल ऑफेंस होगा वो हमेशा और हमेशा रिपोर्ट किया जाएगा बाय थर्ड पर्सन. बिल्कुल ठीक है. अगर वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और परपेट्रेटर रिपोर्ट करेंगे तो वन बिकम्स द विक्टिम, द केस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 375. बिल्कुल ठीक है. If two people are involved in unnatural offense and it is reported by the third person, then it becomes the case of section 375. Because a judge is passing a punishment under section 377 on the basis that wife has complained that I protested, I resisted, and it was against my consent. Yes. So if wife protested, wife resisted, and it was against her consent, then it is catered by 375, Yes. not by 377. Because 377 says two persons voluntarily performs a sexual intercourse against the course of the nature. Yes. So that's why this judgment, to me, if categorized as a marital rape, is an absurd argument, number one. Number two, had I been his lawyer, the conviction would have not been resulted in such a way. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जज साहब की भी कि उनको देखना चाहिए था कि अगर वाइफ का एलिगेशन इस चीज का है, देन अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट ऑफ 2021 दिस इज अ केस व्हिच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 375, नॉट 377. अच्छा, जब इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं हम, जब आप इंडिया की बात करते हैं, सेक्शन 377 ऑलरेडी इंडियन पीनल कोड के अंदर भी मौजूद था, लेकिन 2018 के अंदर इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक बड़ी एलैबोरेटिव, अथॉरिटेटिव, डेक्लेरेटरी जजमेंट इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दे दी, जिसके अंदर उन्होंने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया. सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो पेनल्टी फॉर any acts of sodomy or carnal intercourse when it comes to Indian jurisprudence, but in Pakistan this law is still there, but the difference is, yaad rakhiyega, it's a voluntary act. Okay. Voluntary act. But if it's not voluntary, then the case must go to the 375. Okay. It should not come into the 377. सर ऐसे भी हो सकता है व्हेन कम्स टू द कार्नल इंटरकोर्स, तो यूजुअली आपका ध्यान सबसे पहले 377 पे जाता है बिकॉज इट केटर्स टू द कार्नल इंटरकोर्स वाली चीज़ के ऊपर. और जब आप वॉलंटरी को एक्सप्लेन करते हैं, सो प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, एनिमल के साथ तो आप वॉलंटरीली कार्नल इंटरकोर्स नहीं कर सकते. तो डोंट यू बिलीव कि उनका इस पर्सपेक्टिव को लेकर चलना है कि जब कार्नल इंटरकोर्स होगा विद और विदाउट कंसेंट, it must caters under section 377 and not section 375. No. देखो बात सुनो, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है ना 377 के अंदर जो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, द लॉ सेज whoever voluntarily causes carnal intercourse against the order of nature with man, woman or animal. Now animal you can't take the consent or like that, but there are incidents across jurisdictions जहां पे animals are also subjected to such activity. इस वजह से लॉ ने इसको केटर किया. और अगर आप इस बात पे देखें कि सबसे बड़ा फर्क जो आपने निकालना है, 377 इज अ वॉलंटरी एक्ट, और जो आपका 375 है ये इनवॉलंटरी एक्ट है. इसमें जो विक्टिम है he is subjected to against the will, against the consent और certain impressions जो 375 के अंदर अवेलेबल है. However, जो इन जज साहब ने ये सजा दी है और उस जजमेंट को जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन है. दैट व्हेन दिस एक्ट हैपेंड, व्हाई डिड यू रिपोर्टेड सो लेट. और सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है कि
अगर it was against the consent, against the will, it was not voluntarily, then it is a case of a rape. चाहे it's a normal course of sexual intercourse or unnatural course of intercourse against the will or consent, it is catered by the rape. But when it comes to sodomy, unnatural offense, carnal intercourse, it is a voluntary. This is the biggest difference जो मैंने अभी आपको बताया कि it must be reported by third person कि I was passing by or I saw two persons. It can be a man, woman, man, animal, that they were doing unnatural offenses. Now, in that scenario, that person is reporting the matter, not one of the subjects or the person who is involved, victim or the person. Victim तो हो नहीं सकता 370 से. It's a voluntarily, willingly, consensually, this is the course, but it is unnatural offense, which is in offense in Pakistan, but it is not offense in India anymore. So if a couple is having a carnal intercourse with choice, not reported by a third person, would not constitute a crime. देखो बात सुनो, अब ये अगर आप लॉ की बात करें तो लॉ के अंदर 377, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो कमीशन है उसको कौन रिपोर्ट करता है? The victim, aggrieved, or by virtue of section 154 you put the machinery into the motion. Yes. That's what you do. Yes. So if something is going willingly, consensually, but not reported, you can say that it is an offense per se. Yes. But to bring within the contours of a legalistic arena, yes, you need to have a complaint. If there is no complaint, if there is no FIR, then I don't think so. How can you say that it is an offense? बिल्कुल ठीक है. तो सर अब चूंकि उन लॉयर्स का, दोनों पार्टी के लॉयर्स का हमारे तक एक्सेस नहीं है, तो एक सवाल पैदा होता है जो जनरल पब्लिक के दिमाग में भी शायद आ सकता है, व्हाई नॉट 375? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. देखो ना, अभी जब हमने पिछली वीडियो बनाई है, उस वीडियो के नीचे आप जरा कमेंट्स को देखो, 99.9% जो लोग हैं वो पर्सन के ऊपर फंसे हुए हैं. बिल्कुल ठीक कि जी आप सेक्शन 11 को देखें पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, पर्सन हर चीज को कैटेगराइज करता है, जबकि उनको ये पता ही नहीं 2021 में ये लॉ अमेंड हो गया. yes. अच्छा, अमेंडमेंट होने के बाद, और मैं एक और चीज आपको बताता चलूं, पिछली दफा हमने सेक्शन 375 इंडिया का कोट किया था, अब उनका एक नया लॉ आ गया जिसके अंदर सेक्शन 63 इज द रेलेवेंट सेक्शन नाउ व्हेन इट कम्स टू रेप, और उसके अंदर वही पोजीशन है जो उनके 2013 के 375 के अंदर थी. अच्छा, कमिंग बैक टू पाकिस्तानी सिनेरियो, कि हर बंदा आर्ग्यू कर रहा है जी पर्सन पर्सन पर्सन, ये इसकी डेफिनेशन में सब फॉल करते हैं. सेक्शन 375 as stood amended in 2021 defines the person for the purpose of this section. yes. And it says man, woman, transgender. So आपकी जो सेक्शन 11 की डेफिनेशन है, that will not be and shall not be read in conjuncture to the section 375 because it says for the purpose of this section, yes, person means this. Yes. So with that scenario, I really don't know why they had not persuaded or argued the case with reference to 375 rather than 377. क्योंकि 377 के लिए voluntarily is the most important word in section 375. जैसे जब हम अपनी ऑडियंस को भी देखते हैं तो एक आपकी और मेरी डिबेट में और एक ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क हो सकता है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी हार्ड कोर लीगल प्रिंसिपल रिगार्डिंग टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो बिल्कुल जूरिस्प्रूडेंस को डिफरेंट कर देती है. आम पब्लिक ये सोच सकती है कि यार सज़ा तो हुई है ना, व्हाट्स द डिफरेंस टू हैविंग अ पनिशमेंट इन सेक्शन अंडर सेक्शन 375 और अंडर सेक्शन 377. तो आपके तवज्जुह से मैं चाहूँगा थोड़ा इसमें भी आप थोड़ा हाईलाइट करें कि व्हाट्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस थिंग, कि आपको गलत सेक्शन के अंदर सज़ा मिल रही है और उस सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी नहीं है उस ऑफेंस के साथ जो कमिट हुआ है. देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, ये मुल्ज़िम का राइट है और आपके आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 10 इस चीज़ को केटर करता है. और अगर आप ज़ाब्ता फौजदारी की बात करें, CRPC की बात करें, 265D केटर करता है इस चीज़ को
कि a person should be charged for the offense he has committed. So अगर एक बंदे को आपने wrongly charge करके सजा दे दी है, तो कल को जब ये केस appellate स्टेज पे जाएगा, it will be knocked down. क्योंकि आप FIR में एलिगेशन लगा रहे हैं that you are subjected to some unnatural offense against your consent. will की बात नहीं मैं करूंगा क्योंकि they are married. So against your consent, then why you have not reported under section 375? Argument might come कि हमारी jurisprudence cater नहीं करती marital rape को. तो यही लॉ ऐसे ही तो डेवलप होता है. बिल्कुल. अब आपने 377 के अंदर सजा दे दी है उस बंदे को 3 साल. कल को जब ये केस अपील के अंदर जाएगा, वो कहेगा, जज साहब पूछेंगे दोनों वकला से कि भाई इसके अंदर जब वॉलंटरली नहीं है तो व्हाई दिस ट्रायल वाज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 377. एक आर्गुमेंट ये भी आ सकता है कि बिकॉज दे आर इन अ मैरिटल रिलेशनशिप, they were married, तो इस वजह से उसका ना रिपोर्ट करना would presume at the time when this act was committed she consented for it. Yes. And now she has revoked her consent. That's what the law says. That's what the law is. Because if she categorized herself as a victim, then the room available is 375. But if she is doing with consent voluntarily, then she can't be a victim. If she is not victim, then there is no question comes under section 377. Had it been reported by Ali Haider, had it been reported by Vishal that I was just passing by, I was I saw 2 people involved in carnal intercourse, yes, section 377. But if one of the person is saying no, it was against my consent, then the case is under 375. Otherwise वो 377 की खुद complainant भी नहीं. Yes, how can she be complainant? When she is not voluntarily victim. Involved in yes, the yes. act. So I don't know जज साहब का क्या दिमाग था, but ये जो टीवी पे और मीडिया पे कैटेगराइज किया गया इसको एज अ मैरिटल, इट्स अ रॉन्ग कैटेगराइजेशन. It has been celebrated throughout the country and internationally as well. It's the first पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई अनकन्वेंशनल काम होता है ना, हर कोई सेलिब्रेट करने लग जाता है. हमारी वीडियोस का मकसद ये है कि being a man of law, we shall be stating what the law says. Law says. We shall be acting the way the law demands us to act. बिल्कुल. We should be performing our duties as a lawyer the way law demands us to do that. बिल्कुल ठीक है. Sir, complainant counsel, we would not name anyone, but hypothetically, Mr. A could be being the complainant counsel at fault कि उसने सही तरह उसको दरखास्त को नहीं ड्राफ्ट किया, टेकिंग दिस पॉइंट कि शायद उन्होंने ड्राफ्ट किया हो. ये भी चीज़ देखी जा सकती है कि डिफेंस काउंसिल ने उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की कि 377 और 375 का फ़र्क क्या है. प्रोसिक्यूशन भी इस बात पे फेल हो गई टू कैटेगराइज द चलान इनटू द राइट सेक्शन. क्या अदालत की भी ड्यूटी थी कि इस चीज़ को टेक करती? सेक्शन 227 227 से ऑनवर्ड्स ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज की बात करता है. FIR गलत कर गई, नो कट गई, नो प्रॉब्लम. प्रोसिक्यूशन से जो है वो प्रोसिक्यूशन को 9(8) प्रोसिक्यूशन एक्ट ऑफ 2006 के मुताबिक 9(8) की उनकी पावर्स हैं कि दे कैन डिक्लेयर दिस केस इज नॉट फिट फॉर ट्रायल. वो भी नहीं उन्होंने किया. बट कोर्ट चार्ज फ्रेम करते हुए 173 की रिपोर्ट, चलान, FIR और तमाम गवाहों के 161 की स्टेटमेंट्स को देखते हुए रेलेवेंट और ड्यू चार्ज लगा सकती थी. बट अनफॉर्चुनेटली शायद ये मिस हो गया, या शायद किसी किस्म का कोई एप्रीहेंशन है कि हम 375 में मैरिटल रेप को वैलिडेट ना कर जाएं. आई रियली डोंट नो, बट द लॉ, whatever the law says, I just narrated in front of you, 377 is not at all marital rape, because it is a voluntary act by 2 people. When it's voluntarily, then it's not rape. For rape, it has to be against the will, against the consent. सर अब इसको इस तरह देख लेते हैं कि अब ये वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आई थिंक दैट द अक्यूज्ड पर्सन, वो मुझे अच्छी तरह आपकी बात से याद है कि मैंने ना वो बहुत सारे लोग
आई डोंट माइंड, फजूल किस्म के मैसेजेस भी बीच में कर रहे होते हैं, तो मैंने उन्हें बीच में लिखा कि एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होने लगी हुई है, तो किसी ने ना आगे से लिखा इस बात के ऊपर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन अबाउट रेप, हा 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 हा। मैंने कहा द प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू आर इन द लॉ स्कूल्स टीचर्स आर हेजिटेंट टू टॉक अबाउट इट, डेफिनेटली the lawyers are hesitant to talk about it. So we should be talking about, this is what the law says. A doctor is performing a surgery on the body of a male or female, he is not hesitant. When something is in your law and you are hesitant about it, why should we talk about it? सर टॉक अबाउट का तो एक तो बिल का आगे है कि हम एक जनरल उस पर बात कर रहे हैं। लॉ स्कूल की जिस तरह आपने अभी डिस्कशन की कि वहाँ पे तो टॉपिक इसलिए पढ़ाया नहीं जाता कि आपके साथ खवातीन बैठे हैं, खवातीन भी क्रिमिनल प्रैक्टिस कर सकती हैं और ये केसेस तो आते रहते हैं। बट अब मैं ये सोच रहा था कि अब ये वीडियो जब अपलोड होगी, चली जाएगी अक्यूज पर्सन के हाथ में भी, वो तो पकड़ेगा गिरेबान कि भाई ये क्या किया, ये मैंने अब सुन लिया मियां लीडर को, तुम इसके ऊपर कुछ करे। व्हाट वुड बी द रिप्रिकॉशंस? अब इस स्टेज अपील के अंदर आर्ग्यू करें, द रॉन्ग कन्विक्शन, wrong sentence, and what would be the effects of that? क्या होगा? Yes, the High Court, because in case it is passed by additional session judge, so in case of High Court, the court can remand the case for retrial. उसकी Yes. conviction को आप करना चाहते हैं। अब that's what the law says. Allegations all about. देखो allegations का लगना is not a big deal. Yes. The main factor is to prove the allegations. To prove the allegations. So to यानी अगर something is happening between the four corners of bounds of the wall, now this is between a person who's a perpetrator and the person who is the victim. So the statement और इस केस की जजमेंट की आप जरा एविडेंस देखेंगे ना, तो ये केस मुझे नहीं समझ आया, आई रियली डोंट नो कि किस तरह इन्होंने किया, बट वी हैड टू कैटेगराइज इट, इट्स अ मैरिटल रेप एंड दैट्स व्हाट वी डिड in the news and everywhere, whereas legalistically it is not rape, because rape would be only under section 375 and आपकी last video में जो हमने discussion की 375 perfectly caters every scenario, everyone, everyone, बल्कि उसकी तो ज़्यादा inclusive definition rather than 377, तो उसमें देखा जा सकता था। बट सर इसमें अब ये भी मेरा ख्याल है कि पब्लिक एप्रीहेंशन आ सकती है, जिस तरह की हमारी एक स्टेट है, जिस तरह की हमारी एक सोसाइटी है, जिस तरह हमारी कम्युनिटी ऑपरेट करती है, वी आर नॉट इन दैट कैटेगराइजेशन जहाँ पे एक्सप्लिसिट कंसेंट अपनी बीवी से मांगी जाती है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस जजमेंट के बाद आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस बात को भी देखेंगे दैट इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स गिविंग अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ वुमेन, जो इसको मिसयूज भी किया जा सकता है। हम एक डिबेट कर रहे हैं, वी नीड टू टॉक अबाउट बोथ द सिनेरियोज। अगर मर्दों की तरफ से देखा जाए तो डेफिनेटली बहुत कम लोग होंगे, आई डोंट नो कि कोई एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, जो अपनी बीवी से सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले एक्सप्लिसिट कंसेंट मांगता है या नहीं मांगता। डोंट यू बिलीव कि इस तरीके से इसका मिसयूज भी ज़्यादा बढ़ सकता है? यार देखो विशाल, हैविंग अ लॉ इन योर सब्सटैंटिव लॉ, यस, I see no foundation in this argument कि जी हम इस fear से law की formulation ना करें कि ये एक weapon होगा किसी खास gender के पास against another gender। देखो, as a lawyer we are bound by what the law says। yes, we have not made it। if somebody feels that it is misused and abused, you have a parliament, change it। change it। if you have certain apprehensions, develop a law in that scenario that it caters all those apprehension by the courts interpreting this law। बिल्कुल ठीक है। now अच्छा, ये जो केस है बिलखुसूस कराची वाला, चूंकि इसको कैटेगराइज कर दिया गया एज मैरिटल रेप, तो आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट कि अब जब ये एपलेट स्टेज पे जाएगा तो डेफिनेटली सिंध हाई कोर्ट से इसके ऊपर कोई ना कोई लॉ डेवलप। अच्छा सर, हम यूजुअली रेफरेंस देते हैं इंडियन जूरिस्प्रूडेंस का भी अपनी वीडियोस में टू डिस्कस कि उनका क्या माइंडसेट चलता है या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक के ऊपर। तो 377 के हवाले से भी क्या जूरिस्प्रूडेंस है इंडिया के अंदर? अच्छा, जब आप इंडिया को देखते हैं ना, जूरिस्प्रूडेंस नहीं, जब सेक्शन 377 की बात कर रही है
और अननेचुरल की ऑफेंस की बात करें, ऑलरेडी आपको बताया 2018 में इसको डीक्रिमिनलाइज कर चुके हैं। Yes. अच्छा, 2 जजमेंट्स हैं, वन बाय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एंड द अदर वन इज द इलाहाबाद हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे जस्टिस संजय द्विवेदी हैं। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि पहली बात यह कि जब आपका सेक्शन 375 जो है 375 वो मैरिटल रेप को इंडियन लॉ के अंदर कैटेगराइज नहीं करता, तो फिर एक हस्बैंड और वाइफ कैन नेवर बी सब्जेक्टेड टू सेक्शन 377। और उन्होंने कहा कि इंडियन जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक कि जब आपका एक नॉर्मल कोर्स ऑफ फिजिकल आपका इंटरैक्शन है तो वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है। सो क्रोनोलॉजी दे हैव ड्रॉन इन दैट जजमेंट्स वो यही है कि husband and wife can have whatever they want to have it with reference to Indian jurisprudence. So ये 2 जजमेंट्स हैं जो इस बात को कहती हैं कि हस्बैंड और वाइफ पे ऊपर तो वैसे ही सेक्शन 377 नहीं लगेगा जब तक वो 375 के लिए क्वालिफाई नहीं करता तो 377 नहीं लग सकता। सर, इसको अगर पॉजिटिव एंगल पे देखें इस कराची केस को, डू यू बिलीव कि ये केस आर वेदर लीगली राइट और नॉट वुड empower or encourage other females who have been victimized by their husbands, जो बात नहीं करती थी, जो इस तरह की सामने कंप्लेन नहीं लॉन्च कर सकती थी? डू यू बिलीव कि इसके कुछ इफेक्ट्स होंगे कि सोसाइटी एट लार्ज वो विक्टिमाइज्ड वुमेन जो हैं वो बाहर आके इस पे बात करें? इज दिस अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन पाकिस्तान के अंदर? आई वुड से नो। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इन द फैमिली कोर्ट्स, yes, majority of women when they file for khula, such kind of allegations or insinuations are leveled against the husband. So अगर आप मुझे कहो कि ये कोई एक बहुत बड़ा तीर मार लिया ये केस फाइल करके, ये कोई पहला केस नहीं है, बहुत सारे केसेस ऐसे पहले भी हुए हैं और फैमिली कोर्ट में ये केसेस होते हैं। एज अ लॉयर मैं most of the times I try to refrain myself going to the social fabric. yes, Legalistic fabric mein I'm the expert and I can handle that or whatever the little I possess. So इस वजह से law जो आपके सामने है, whatever the law says, I narrated it. बाकी if somebody is aggrieved from the acts of another person, file a case. ज़्यादा क्या होगा, खारिज हो जाएगा ना। ये भी हो सकता है jurisprudence develop हो जाए। yes. So if somebody feels aggrieved by the acts of a man or husband, they should file a case. Let's see what happens. And I believe that's how the jurisprudence would develop. Exactly. और यहीं पे ना मैं आपके सामने एक comparative analysis draw करता हूँ, and it could be a very good point of view, कि हम जो sexual dignity के laws को handle करने लगे हुए हैं, इसमें आपके पास rape है, इस पे आपके पास sodomy या carnal intercourse है. There is another aspect, fornication, that is also there. Then there is adultery. अच्छा, आप sodomy, fornication और adultery में से एक ingredient निकाल के एक insert कर दें, sodomy, adultery and fornication becomes a rape. First of all, what is fornication? A sexual intercourse by two individuals not married to each other and not married at all. बिल्कुल ठीक है। Not married at all, and it is catered by 496B, हदूद ऑर्डिनेंस की वजह से वो जना बिल रजा के अंदर चला जाता है, but that's what it is. कि सेक्सुअल इंटरकोर्स willingly, consensually by two persons who are not married with each other or not married at all. और फॉर्निकेशन के लिए हमेशा याद रखिएगा थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग होगी। ठीक है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग है तो फॉर्निकेशन है, otherwise it becomes a rape if any of the persons reports the matter, because it is against the consent, against the will. yes. इसी तरह जब आप adultery की बात करेंगे, again sexual intercourse by two individuals, either one of is married, not either, among each other, not among each other, they are yani A and B not married to each other, but yet in their independent life A is married to C, B is married to D, and still they are having a sexual intercourse. That is adultery. But again, it is going to be reported by third person. Yes. If it is reported, अब इनमें से आप एक चीज देखें, fornication हो, carnal intercourse हो, adultery हो,
if it is reported by the person subjected to such acts, it That becomes would rape. rape, yes. It becomes rape. If it is not reported by them and reported by third person, it becomes fornication, it becomes adultery, it becomes sodomy. ये आपने इतना खूबसूरती से इसको बता दिया that how the consent works in all these three Yes, sections. yes. अगर consent नहीं है, Yes, it will be a rape. it's a rape. आप उसको फिर बाकी चीजों में कैटेगराइजेशन लेकर ही ना जाएं जी, Yes. fornication है, Yes. adultery है या Yes. unnatural offense Yes, है. yes. It would be strictly under the parameters of rape, and Yes. the definition of rape is so inclusive that it can cater everything. Oh, it's very elaborative. Yes. Very elaborative. और अगर consent मौजूद है, then you do this classification, and I believe that's the mistake I would say that has been committed on part of the either complainant counsel or the accused counsel to not highlight this fact कि this was without consent. Without consent. And it must have been reported under section 375, 375 and that would be an actual Yes. case of first Marital rape. rape. But unfortunately or fortunately for the victim, अब इस चीज़ का जो कोर्स है वो हाई कोर्ट Yes. डिसाइड करेगी Yes. और ऑनरेबल हाई कोर्ट उस पर क्या जजमेंट रेंडर करती है, एंड वील Yes. हैव टू वेट फॉर दैट. बट आई बिलीव कि यू हैव स्टेप्ड ऑन द हैप्पी स्ट्रीक ऑफ a few lawyers के जो इसको सेलिब्रेट कर रही थी या कुछ जो आवाम इसको सेलिब्रेट कर रही थी, बट दिस इज़ नॉट अ मैरिटल रेप It's not. इन अ लीगल सेंस. सो थैंक यू सो मच सर. हम इसको बाकी आने वाली अगली वीडियोस में केटर करेंगे, बट यू हैव ब्यूटीफुली एंड सो एलेबोरेटिवली हैव एक्सप्लेन्ड कि क्या मैरिटल रेप है और किस तरीके से मैरिटल रेप की जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डेवलप होगी. थैंक यू सो मच. Thank you.